हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन रिवर में अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे। बहुत सी नदियां ऐसी हैं दक्षिण भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं, और ये जो है नदी की जो हम लोग क्लास शुरू किए हैं, ये उसमें उसी के आगे का चैप्टर है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, और वो प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके वो अरब सागर में गिरती हैं, और उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। और उन नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ऐसी नदियों पर गौर नहीं करते हैं जो नदियाँ छोटी होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो अरावली पहाड़ी से लेकर के और हम लोग पूरा केरल तक की नदियों के बारे में बात करेंगे, और वो नदियों के क्रम को समझेंगे, कौन सी नदियाँ हैं कि जो अरब सागर में गिरती हैं और छोटी हैं लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने नदियों के बारे में जो अभी तक पढ़ा है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा है, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती हैं। सिंधु जो अपवाह तंत्र है ये अरब सागर का अपवाह तंत्र है जो अरब सागर में गिरता है, हिमालय से निकलती हैं। और गंगा अपवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नदियों के बारे में जानते हैं, और नदियों की उन नदियों के बारे में जानेंगे जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और हमसे गलत होने के चांस हम लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम ऐसी नदियों पर गौर नहीं करते हैं जो नदियाँ जो है छोटी होती लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ होती है। तो आज हम लोग अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उन नदियों का क्रम आप ये देख सकते हैं। वो नदियाँ हैं जैसे लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है ये अरावली पहाड़ी से निकलती है, और ये जो है आकर के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो ये नदी जो है अपने ऊपरी भाग में जो है स्वच्छ पानी में बहती है, लेकिन ये अपने जब निचले भाग में पहुंचती है तो ये इसका पानी खारा हो जाता है। और ये नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में ना गिर के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। नदी बालुओं में जाके लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें पानी कम होता है और वहाँ बालू होती है, तो जाके उसमें लुप्त हो जाती है। इसके बाद है साबरमती नदी। ये गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहीं पर नदी है माही नदी, और माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नर्मदा के बारे में जानेंगे, तापी के बारे में जानेंगे, मांडवी नदी के बारे में जानेंगे। इसके बाद में जुआरी नदी के बारे में जानेंगे। शरावती नदी कौन सी है इसके बारे में जानेंगे। भरतपुच्छा नदी है इसके बारे में जानेंगे। पेरियार नदी है इसके बारे में जानेंगे। ये कुछ नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पश्चिमी घाट से या फिर भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से वहाँ से निकलती हैं, और ये जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जितनी नदियाँ हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सीधा जो है सागर में प्रवेश करती हैं। और डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो डेल्टा इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि ये नदियाँ कम दूरी तय करती हैं, और जब कोई भी नदी कम दूरी तय करेगी तो नदियों में अवसाद की मात्रा कम होती है। तो इसी कारण नदियाँ जो है उसमें जो है गाद कम होता है, इसीलिए नदियाँ जो है सीधे चली जाती हैं अरब सागर में, और वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और जो नदियाँ पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और फिर इसके बाद है तापी। तो नर्मदा और तापी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, और ये जो है कैसे बहती हैं, इनका क्या जो है अपवाह तंत्र होता है, और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। तो इन नदियों के बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। शुरू करते हैं। पहली नदी है लूनी नदी। मैंने बताया था लूनी नदी कहाँ बहती है, तो ये जो है राजस्थान में बहती है, और यह नदी अजमेर के पास यह नदी अजमेर के पास अरावली पहाड़ी में स्थित नागा पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में अदृश्य हो जाती है। याद रखना, जो लूनी नदी है ये अरावली पहाड़ी में अजमेर के पास एक छोटी सी पहाड़ी है नाग पहाड़ी, वहीं से निकलती है और कच्छ के रण में अदृश्य हो जाती है, मतलब ये लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का कारण यह है कि वहाँ बालू ज़्यादा होती है और इस नदी में पानी कम होता है, तो नदियाँ वहाँ जाकर के लुप्त हो जाती हैं। ये नदी सागर में नहीं पहुँच पाती है, और ये नदी अपने ऊपरी भाग में जो है खारा जल, निचले भाग में खारा जल के रूप में और ऊपरी भाग में जो है ये स्वच्छ जल के रूप में ये बहती है। सुकई सुकई री और जवाई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपने ऊपरी भाग में स्वच्छ जल में बहती है और निचले भाग में खारा जल में बहती है। तो नदी है आपकी लूनी, और ये राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है, और खासकर ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है ये
कहाँ से निकलती है, तो ये जो है साबर और हाथमती की संयुक्त धारा को साबरमती कहते हैं। अरावली पहाड़ी के दक्षिण में ये मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है और साबरमती नदी किनारे ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था अहमदाबाद में। और याद रखिएगा, साबरमती जो है ये गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है और आप देख सकते हैं इसका लोकेशन साबरमती का। ये जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ी से, माफ करिएगा, अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है ये मेवाड़ की पहाड़ी से और ये आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। साबरमती नदी याद रखिएगा, साबरमती नदी के नदी किनारे ही गांधीनगर और अहमदाबाद जिले स्थित हैं। नेक्स्ट है माही नदी। और माही नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे अगर हम ये एक मैप बना के यहाँ समझने का प्रयास करें तो ये नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है और यहीं से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो कर्क रेखा इस नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। तो ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, और ये खंभात खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये एग्जाम में ये पूछा गया है कि खंभात की खाड़ी नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात, तीनों राज्यों में बहती है। ये आपको याद रखना है। और ये है अगला है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बारे में याद रखिएगा, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब यह होगा कि 2 पर्वतों के बीच में जो पतली सकरी घाटी होती है उसी को हम लोग यहाँ भ्रंश घाटी या फिर इसको कहते हैं रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बह करके आके खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वारनद मुख बनाती है। और ज्वारनद मुख क्या होता है कि ज्वार का पानी इसमें, ज्वार और भाटा जो आता है, ज्वार का पानी इसकी नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाता है, तो उसी को ज्वारनद मुख कहते हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। इसे मध्य प्रदेश में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन इसका जो अपवाह तंत्र है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में, और इसका थोड़ा सा अपवाह तंत्र जो है ये राजस्थान में भी पड़ता है और ये जाकर के, माफ करिएगा, राजस्थान में नहीं, इसका थोड़ा अपवाह तंत्र जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और गुजरात में पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों में इसकी नदियों का अपवाह तंत्र ये फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है ये विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर के बहती है और जाकर के खंभात की खाड़ी में ये ज्वारनद मुख बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये हमें याद रखना है। तो ये निकलती है अमरकंटक की पर्वत से निकलती है और ये कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है और किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में ये बहती है नर्मदा नदी। इसमें बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। कौन कौन डैम बनाए उससे अच्छा हम लोग एक एक कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये देखो यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यह प्रायद्वीपीय जो है भारतीय की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलकर जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक रिफ्ट घाटी में यह बहती है, मैंने आपसे यही बात किया है। और धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये पूछा जाता है। तो जलप्रपात झरने को कहते हैं और ये जो है आप ये देख सकते हैं। तो धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये नर्मदा पे है। नर्मदा नदी पर जो है 4 प्रमुख डैम बने हैं और चारों डैम हम यहीं पे लिखा हुआ आपको याद रखिएगा। और ये सरदार सरोवर, पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरदार सरोवर डैम है, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। दूसरा है ओंकारेश्वर डैम, तीसरा है महेश्वर डैम और चौथा है इंदिरा सागर डैम बांध, इसको डैम भी कहते हैं। तो ये 4 डैम किस नदी पर हैं, तो ये चारों डैम नर्मदा नदी पर हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, सरदार सरोवर गुजरात में है, बाकी सब मध्य प्रदेश में
स्थित है और ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है और ये डैम से जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है इसकी सारी नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सारी नदियों में सबसे पहली नदी है छोटा तवा नदी, हिरण शक्कर और बुढ़नेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें हिरण और छोटा तवा नदी को आपको याद रखना है। सरदार सरोवर जो डैम था उसको लेकर के मेधा पाटेकर ने विरोध किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, क्योंकि जब ये डैम बन रहा था तो बहुत सारे गांवों को विस्थापित किया गया था, तो उसी को लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया था उन गांवों को बचाए रखने के लिए। लेकिन साथ साथ में विद्युत उत्पादन भी जरूरी है, इसीलिए जो है ये डैम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है तापी नदी। तापी नदी कहाँ है, तो तापी नदी याद रखिएगा, पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि तापी नदी कहाँ बहती है, तो यह सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। यह है आपका सतपुड़ा पर्वत और इसके दक्षिण में है तापी नदी और प्रायद्वीपीय भारत में गिरने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो तापी नदी कहाँ बहती है, तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण बहती है। और ये भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है। आप ये देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है और ये तापी है, बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अब बात करते हैं तापी नदी की, तो तापी नदी का आप ये क्षेत्र देख सकते हैं और तापी नदी को ये मैप में थ्रू बनाया गया है। यह है बैतूल मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और ये बहते हुए पश्चिम की ओर आकर के ये खंभाती खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपतंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों में है। इसके अलावा बुरहानपुर प्रमुख शहर जो है मध्य प्रदेश का, ये इसी जो है नदी पर स्थित है। इसके अलावा सूरत भी इसी नदी पर पड़ता है, सूरत, और इस पर उकाई बांध बनाया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उकाई बांध पूछा जाता है कि उकाई बांध किस नदी पर है, तो यह है तापी नदी पर है। लिखा ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यह लिखा है यह प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में महादेव पहाड़ी से निकलती है और खंभाती खाड़ी में गिरती है। तो कोई नदी कहाँ से निकलती कहाँ गिरती है जरूर याद रखना है। और यह सतपुड़ा श्रेणी के समानांतर बहती है। पूर्णा, गिरना, बोरी और पझरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें पूर्णा गिरना नदियों को हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उकाई बांध इसी नदी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। उकाई बांध तापी नदी पर है और ये गुजरात में है। काकरापारा, सूरत, जलगांव, भुसावल और बुरहानपुर इसके किनारे प्रमुख शहर हैं। तो सूरत जो है, काकरापारा ये परमाणु केंद्र यहाँ पर है, तो सूरत और काकरापारा, जलगांव, भुसावल ये सब किस नदी किनारे स्थित है, तो तापी नदी के किनारे स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। मांडोवी नदी है गुजरात, ये बहती है गोवा में। मांडवी नदी है गोवा में बहती है और ये मांडवी और जुआरी ये दोनों नदियां गोवा में बहती हैं और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये याद रखिएगा, जो मांडवी नदी है इसे महादेई नदी भी कहते हैं और यह गोवा की जीवन रेखा है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो मांडवी नदी को। यह भीमगाद के पास कर्नाटक के बेलगांव जिले में से निकलती है और इस पर याद रखिएगा दो जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात और वारापोहा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो एग्जाम अगर पूछा जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। और इसके जो है याद रखिएगा, मांडवी नदी को जुआरी नदी से जो नहर से जोड़ा गया है, उस नहर का नाम क्या है, कांबे हुए नहर, इसे जुआरी नदी से जोड़ दिया गया है। पणजी और पुराना गोवा इसी नदी किनारे स्थित है। तो गोवा की जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी किनारे है। और याद रखिएगा कि मांडवी नदी और जुआरी नदी को जो नहर जोड़ता है उस नहर को क्या कहते हैं, तो उस नहर को कांबे हुएम नहर के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं। ये मान लीजिए मांडवी नदी है और ये जुआरी, इसके बीच में जो नहर बनाई गई है उसी नहर की मैं बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में इनके से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जुआरी नदी। तो यह गोवा की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा जुआरी नदी। लेकिन मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। यह पश्चिमी घाट में हेमंत
बारसोस के पास से निकलती है। जुआरी और मांडवी नदियां गोवा के कृषि की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं और कैम्बेहुएम नहर इन दो नदियों को आपस में जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और वास्को डी गामा इसके मुहाने पर स्थित है। तो वास्को डी गामा एक शहर है गोवा में जो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है वास्को डी गामा नामक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जुआरी। और जुआरी कहाँ बहती है, तो गोवा की सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। तो जुआरी और मांडवी ये दोनों गोवा की जीवन रेखा कहलाती हैं, कृषि के लिए रीढ़ की हड्डी कहती हैं, इनको कहते हैं। नेक्स्ट है शरावती नदी, और जो ये जलप्रपात दिख रहा है इसे महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शरावती नदी कर्नाटक में बहती है और इस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी तक जो जोग जलप्रपात था उसको माना जाता है। आज इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह कर्नाटक के पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। यह शिमोगा जिले से निकलती है और जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। ये इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि शिमोगा जिले में ही शरावती नदी पर लिंगन मक्की जलाशय स्थित है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये याद रखना है। और इस पर शरावती और महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। वही जो झरना बना है उसी पर यह परियोजना स्थित है, जल विद्युत परियोजना, उसका नाम महात्मा गांधी है। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है और अरब सागर में ये गिरती नदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेरियार नदी, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी याद रखिएगा। यह एक सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी मतलब 12 महीने बहती है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों, उद्योग, जल विद्युत आदि के लिए किया जाता है। वहाँ पे केरल में इस नदी में नाव चलती है और लोग आने जाने के लिए साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है केरल में, जहां भारी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसका स्रोत शिवगिरी पहाड़ियों में है या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। तो केरल में एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, उसी से नदी होकर के बहती है। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसी नदी पर पेरियार जो है जलाशय से जो है वाईगेई नदी में हस्तांतरित किया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और केरल की एक नदी है भरतपुच्छा नदी। ये भी पूछा था कि भरतपुच्छा नदी कहाँ बहती है, तो भरतपुच्छा नदी जो है ये केरल में बहती है और यह केरल की सबसे प्रमुख नदी है। इसे पोन्नई के नाम से भी जाना जाता है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा पोन्नई नामक स्थान के पास ही अरब सागर में गिर जाती है। तो केरल की 2 सबसे प्रमुख नदियां हैं, ये याद रखिएगा। पहली है भरतपुच्छा नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो है पेरियार नदी याद रखिएगा। पेरियार नदी को ये केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये अरब सागर में गिरती हैं, जो छोटी नदियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे जो है अब ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब जो है कुछ और नदियों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद में नदियों से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन की चर्चा भी मैं आप लोगों से करूंगा कि कितने क्वेश्चन नदियों से अभी तक आए हैं। सब सारे क्वेश्चन, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैसेज करके जरूर बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।